मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर से मेरी सहयोगी शिवानी ने जायजा लिया। कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों में जहां कमी देखने को मिली है, उसी में सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है वैक्सीन में। बता दें कि वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल तरह से स्लो हो चुकी है वैक्सीन की कमी के चलते। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में सिर्फ और सिर्फ आज 2500 लोगों को वैक्सीन का टीका लगेगा। फिलहाल हम बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कि काफी ज्यादा जो यंग लोग हैं सिर्फ वही नजर आएंगे, क्योंकि 18 से 44 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका लगने वाला है। बता दें कि मुंबई में 5 अलग अलग सेंटर्स हैं, जिनमें से बीकेसी कोविड सेंटर जो है वैक्सीनेशन सेंटर, ये एक सेंटर है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दिन में सिर्फ 500 लोगों को, कुल मिलाकर मुंबई में 5 ऐसे अलग अलग टीकाकरण सेंटर है, जिसमें 500 लोगों को प्रतिदिन टीका लगेगा, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के वॉक इन एंट्रीज अलाउड नहीं है। आप लोग अभी विक्ट्री एक दिखाते हुए आ रहे थे कि क्या एज है? मेरे अभी 21 है। आप लोगों ने रजिस्टर किया था, आप लोगों को अभी का स्लॉट मिला था? पहला डोज है? फर्स्ट डोज है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लिमिटेड लोग आ पा रहे हैं। हम सुबह आए थे तभी एक्चुअली बहुत लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आए थे, उससे हैसल क्रिएट होता है। तो डिजिटल इंडिया जहां हम प्रमोट करते हैं, हम सबको यही अपील करेंगे, सब जल्द से जल्द डिजिटल मीडियम से रजिस्टर करके वैक्सीनेट हो जाए। थैंक यू। जिस तरह से आपने अभी सुना कि रजिस्ट्रेशन की अगर कोशिश लगातार की जाए तो रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है। हालांकि बहुत ही लिमिटेड वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसके चलते शुरुआत के ही कुछ मिनटों के बाद जो स्लॉट है वो पूरी तरह से फुल हो जाते हैं। लेकिन अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए तो स्मूथली 500 लोगों की एंट्री अलाउड है, जो कि रजिस्टर्ड हैं। वो आकर अपनी आईडी प्रूफ को दिखाकर, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को दिखाकर अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जहां 44 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव को यहाँ पर एक हॉल्ट पे रखा गया, यानी कि रुका दिया गया है। इसी बीच में महज 2500 लोगों का वैक्सीन मुंबई में हो रहा है। तो आगे आने वाले अगर इसी प्रकार से अगर गति आगे बढ़ी तो शायद वैक्सीनेशन की जिस ड्राइव का लक्ष्य सरकार ने रखा था वो पूरा ना हो पाए। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। फटाफट अंदाज में देश दुनिया की अहम खबरें आपने देखी। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अहम खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ गया है। यूपी में गुरुवार सुबह 7 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। मंगलवार बुधवार को भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में शुक्रवार रात से ही ये लॉकडाउन जारी है। पहले इसको 2 दिन किया गया, यानी शनिवार और रविवार, फिर 1 दिन का और बढ़ाया गया सोमवार तक। लेकिन अब अहम खबर जो है वो ये आ रही है कि अब इस 3 दिन के लॉकडाउन को 5 दिन का कर दिया गया है, क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन है ये शुक्रवार रात से जो जारी हुआ है वो अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। तो 2 दिन के लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश में और बढ़ा दिया गया है। यूपी में बता दें कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। कल जिस लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही थी, अब वो लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 5 दिन का लॉकडाउन हो गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी का, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार रात से ये लॉकडाउन जारी है। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब ये लॉकडाउन शुक्रवार की सुबह 7 बजे खत्म होगा, जो कि कल सुबह 7 बजे खत्म हो रहा था। इसके पीछे की मंशा यही है कि जो चेन है उसको कैसे ब्रेक किया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जब तक कर ही लगाना था तो पहले 1 हफ्ते का लगा देते। इसको धीमे धीरे बढ़ाने का क्या मतलब है? जब आपको मालूम है चेन ब्रेक करना कितना ज़रूरी है, तो ये देर से उठाया हुआ कदम बता रही है आम जनता। लेकिन दूसरी बात करें तो अगर आप आंकड़ों की बात करिए तो 290 पिछले 24 घंटे में 290 की मौत हुई है और तकरीबन 31,000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जबकि लखनऊ नंबर अभी भी सबसे आगे है, जहां पर मौत सबसे ज़्यादा हुई है। लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत लॉकडाउन बढ़ाने से ज़्यादा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक की बेहतर नहीं हो पाया है। मेडिकल की हम बात करें तो ऑक्सीजन अभी मिलने में दिक्कत हो रही है, दवाएं मिल नहीं रही है, होम आइसोलेशन का कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। अक्सर ये बात देखी जाती है। आप देखिए कई ऐसे करें एक हफ्ते से हमारा मरीज भर्ती है, ना दवाई मिल रही है ना ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम कैसे माने सब कुछ ठीक है? अभी कल या परसों की बात करें, गुज़िश्ता 24-36 घंटे पहले लखनऊ में कृष्णनगर कॉलोनी के कृष्णनगर इलाके में एलडीए कॉलोनी में 2 लोग की मौत हो जाती है। जब बदबू फैलती है तो मालूम चलता है कि होम आइसोलेशन में संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है और किसी मालूम भी नहीं चलता।
तो ये कैसे करें कि मैं यहाँ इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव था, होम आइसोलेशन में था, डेली कॉल्स आती थी मेरे पास, लेकिन दवाई पूरी नहीं आई थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन डेली आती थी। ये तब की बात है, ये मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। तब हालात इतने ख़राब नहीं थे। तब अगर दवाई पूरी नहीं मिली तो अब जो हालात ज़्यादा ख़राब हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि दवाई पूरी मिली होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि नहीं, दवाइयां ठीक से मिल रही है, व्यवस्था में भी लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। आप ऐलान कर, ये बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हालात बेहतर है उत्तर प्रदेश में, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही, ये बड़ा सवाल है। खुर्रम, इस बीच एक लखनऊ से बड़ी अपडेट ये भी आई थी, बड़ी खबर ये भी आ रही थी, कितनी सच्चाई है इस खबर में कि आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही देखी गई है कि डॉक्टर ने एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया, घर वालों को यह कहकर दे दिया कि आपका पेशेंट अब जिंदा नहीं है, लेकिन जब घर जाकर देखा तो महिला की सांसें चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ दो चीज सामने आती। पहली बात ये होती है कि डॉक्टर्स की लापरवाही है कि मरीज को, जिंदा शख्स को मुर्दा बता दिया और घर वालों के हवाले कर दिया। अब वो संक्रमित था, कोरोना संक्रमित था, घर पहुंचता मालूम चलता वो जीवित था। ये एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन इस लापरवाही में एक कमी उजागर होती, वो ये है कि आप याद करिए 2020 में जब कोरोना काल था तो अब जो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होती थी उसको सीधे शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान पहुंचाया जाता था अंतिम संस्कार के लिए। जो तीमारदार या घर वाले थे उनके हवाले नहीं किया जाता, लेकिन इस बार किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो जाती है और ये बताया जाता है उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है या किसी और वजह से हुई है, और ये कोरोना से मौत नहीं बताई जाती है तो घर ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको किया जाता है, उसकी वजह से भी संक्रमण बढ़ रहा है। यानी कि अगर कोरोना से डेथ हो रही है तो आप बताइए कि कोरोना से डेथ हो गई है और उनके घर वालों को बताइए कोरोना डेथ हो गई है और हम सीधे इसको अंतिम संस्कार के लिए भेजेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चाहे कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, वहां कतारें लगी हुई हैं, लकड़ियां कम पड़ गई हैं और जिलों से अब लकड़ी और अदर स्टेट से लकड़ियां मंगाई जा रही है। उसके लिए बाकायदा नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है कि लकड़ियां खरीद के हम उसको अंतिम संस्कार करा सके। तो ये बात एक और सामने आ रही है कि अब लकड़ियां कम पड़ रही हैं, नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिया। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि जो अंतिम संस्कार के लिए हम पैसा देंगे, हम एक 5,000 रुपए देंगे। तो आखिर किस बात का है? जब आपके पास संसाधन ही नहीं है तो पैसा किस बात का देंगे और क्या करके पैसा देंगे? संसाधन मुहैया कराइए, जो जीवित हैं उनको बेहतर इलाज दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, बेड दीजिए, वेंटिलेटर दीजिए, दवाइयां दीजिए, और जो मर गए हैं खुदा न खास्ता उनको अंतिम संस्कार के लिए जो फैसिलिटीज उनको फैसिलिटेट करिए, ना कि दावे करिए। ये एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है कि दावे ही दावे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हैं कि एक जिंदा पेशेंट को ही वो मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, तो क्या उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? और दूसरी बड़ी बात यह कि आखिर डॉक्टर्स के आगे ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या बेड खाली करवाने की उन्हें जल्दी है कि एक जिंदा औरत को मरा हुआ बता दिया? बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एक जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे बचा दिया। बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी इनसेंसिटिविटी ऐसी आखिर कैसे हो सकती है एक डॉक्टर की, जिसको धरती का भगवान कहा जाता है। और अगर बेड खाली करना है तो ऐसे ही बेड खाली किया जा रहा है, बता दिया जाता है तीमारदार को, परिजनों को कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप ले जाइए। एडमिशन बंद कर दिए हैं कई अस्पतालों ने क्योंकि उन पास ऑक्सीजन बेड मौजूद नहीं है। उनको मालूम है कि जो भी पेशेंट उनके पास आएगा उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा जो उनके पास नहीं है। रिफर कर दे रहे हैं कि आप यहां से ले जाइए, कहीं और ले जाइए, हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश के, लखनऊ के, प्रयागराज के, मेरठ के, गोरखपुर के, हर जगह के कह रहे हैं। आप मेरठ का देखिए, वहां पर आए दिन खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला तो मौत हो गई। आखिर हो क्या रहा है? इतनी ऑक्सीजन सप्लाई हुई है, 670 के मैट्रिक टन के आसपास सप्लाई हो चुकी है, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। कहाँ गई है ऑक्सीजन? क्या सप्लाई और डिमांड के बीच इतना बड़ा गैप हो चुका है कि उसको भरा ही नहीं पाया जा रहा है? हाँ, एक अच्छी खबर ये जरूर कही जा सकती है कि इस बीच जो DRDO जो हॉस्पिटल बनाया था अवश्यग्राम में आखिरकार तैयार हो गया है। अब बताया जा रहा है उसमें भर्ती शुरू हो जाएगी, वह ऑक्सीजन की भी सुविधा है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन 500 बेड है,
जब डेली जब 30,000 31,000 आंकड़े उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बना तो और दिया जाता है लखनऊ में बहुत कुछ 5,000 आंकड़े आ बहुत रहे कुछ बना दिया जाता है, उनकी तस्वीरें ही बस हम देख पाते हैं। अब देखो कितने दिन से वीडियोस भी हम लगातार दे रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, वीडियोस में तो टैंकर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, ये कहीं नहीं दिख रहा। ऐसी अस्पताल भी कई बन रहे हैं, कई 1000 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, कई 500 बेड के साथ बन रहे हैं, लेकिन उन बेड तक मरीज नहीं पहुंच पा रहे, ये कहीं नहीं दिख रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के हालात बता रहे थे कि क्या स्थिति है वहां पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग दूसरा टीका लगवाने के लिए भटक रहे हैं। 40 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं वो अभी भी वैक्सीन का टीका नहीं ले पा रहे हैं। इसी बीच में जो सेकंड डोज का इंतजार कर रहे थे, जब उनकी बारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने शिव नारायण इनका नाम है, रजिस्ट्रेशन किया था, अपना पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन अब जब दूसरी डोज के लिए 1.5 महीने के वक्त के बाद यहाँ लौटे हैं, तो उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन का टीका नहीं लग पाएगा। सर, आपसे क्या यहाँ पर जानकारी दी गई? अरे यह इसने बोला सोमवार को आया। मैं मोबाइल अभी तक खरीदा नहीं है मैडम, तो अभी अनपढ़ आदमी क्या करेगा बताइए आप। मैडम मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पहला डोज कब लिए थे सर आप? ये 22 को, अगले महीने के 22 को। अच्छा, लेकिन लगातार कई दिनों से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 45 साल के ऊपर को शुक्रवार को बोला इसने कि सोमवार को आ जाओ, मिल जाएगा आपको, ये भाई ने बोला। तो अभी तक दे रहा नहीं है मेरे को, बताइए आप। यहाँ पर एक मैम भी मौजूद है। मैम ने अभी बताया हम लोगों को कि जब आप लास्ट टाइम आई थी तो सेंटर ही बंद था, तो दोबारा कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार बार बार आना कोविड की सिचुएशन। बहुत बात बराबर है, लेकिन ये लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करो तो ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। ये बोलते हैं वैक्सीन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं क्या कंटिन्यू करते रहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा सेकंड डोज। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 1-2 आपसे हमने जिनकी बात करा, इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेकंड डोज का टीका लेने के लिए बाहर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंक्वायरी निकाल कर चले जाते हैं। आपका भी सेकंड डोज का नंबर है? सेकेंड डोज का नंबर है, लेकिन कहा दे ही नहीं रहा है कोई। हमारे नेस्को में तो पूरा 4-8 दिन से बंद है, वहाँ तो वैक्सीन ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको आने के लिए सजेस्ट किया? मैं हाँ मतलब यहाँ तो आके देखेंगे, हाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी कहाँ है, देखो ले ही नहीं रहे इन लोग हाथ में। आपको क्या पता नहीं था कि अभी सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों को नहीं दे रहे हैं, 18 से 44? हमारा सेकेंड डोज है ना, सेकेंड डोज के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी दे रहे उन लोग। तो सेकेंड डोज के लिए भी तो भी बंद करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाए? 1 महीना और 10 दिन हो गया अभी आपने जैसे सुना कि जो लोग सेकेंड डोज वाले थे, कहा गया था बीएमसी द्वारा कि उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं 18 से 44 वर्ष के बीच में, इसके अलावा जो 45 के ऊपर सेकेंड डोज का लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।